इनसे मिलिए। ये है जस्टिस जी जयचंद्रन, मद्रास हाई कोर्ट में जज हैं। पिछले दिनों इन्होंने एक बहुत ही जोरदार फैसला किया, ऐसा फैसला जो यदि देश भर की अदालतों और खासकर सुप्रीम कोर्ट से निकलने लगे तो भारतीय लोकतंत्र की लगभग सभी बीमारियां दूर हो सकती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछली बार आपने कब सुना था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुझाव देते हुए कोई टिप्पणी कर दे, देसी भाषा में कहें तो ससम्मान सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर सवाल उठा दे? जी हां, ये हुआ है और उसे जस्टिस जी जयचंद्रन ने किया है। चुनाव में गड़बड़ी संबंधित एक मामले पर इन्होंने चुनाव परिणाम को ही पलट दिया, जीतने वाले को हरा दिया और हारने वाले को जिता दिया। और इसके बाद चुनाव के मामलों में अदालतों की देरी पर, खासकर सुप्रीम कोर्ट में हुई देरी पर जो इन्होंने टिप्पणी किया वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उस टिप्पणी से निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट को अपने भीतर कुछ सुधार लाने की जरूरत है। यह देखने की जरूरत है कि पिछले कुछ सालों में देश की सबसे बड़ी अदालत किस रास्ते पर चल पड़ी है। हमारे सम्मानित चीफ जस्टिस सूर्यकांत चाहे तो इस फैसले को देखते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। मद्रास हाई कोर्ट के इन जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत तगड़ा संदेश दिया है और भारतीय लोकतंत्र के लिए हमारे चीफ जस्टिस चाहे तो यहीं से सकारात्मक दिशा भी दे सकते हैं। ये केस बड़ा दिलचस्प है और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस मामले को पहले लटकाया और लटकाने के बाद भटकाया, इसे एकदम टकटकी लगाकर समझिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पूरी कहानी और क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। दरअसल ये केस है साल 2016 का। विधानसभा चुनाव में एक सीट है राधापुरम यानी तमिलनाडु में। यहाँ AIDMK और DMK उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर हुई। AIDMK उम्मीदवार IS इनामदुरई को 49 वोटों से विजयी घोषित किया गया था। DMK उम्मीदवार अप्पाऊ ने कहा कि ये पोस्टल बैलेट और आखिरी राउंड की गिनती में बहुत गड़बड़ी हुई है और इन्होंने हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया। यानी 2016 में ये चुनाव हुआ था। AIDMK उम्मीदवार 49 वोटों से विजयी घोषित हुए, लेकिन हारने वाले DMK उम्मीदवार ने वैलिड पोस्टल बैलेट को गलत तरीके से रिजेक्ट करने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2016 में ही इन्होंने इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया, मांग किया कि इस चुनाव को रद्द किया जाए, यानी जो जीत है उसको रद्द किया जाए, पोस्टल बैलेट की फिर से गिनती हो, साथ ही साथ 19वें, 20वें और 21वें राउंड की गिनती दोबारा किया जाए EVM वाली। ये अपील उन्होंने हाई कोर्ट से किया था और कहा कि ये सब करवा के हमको विजयी घोषित करिए। साल 2016 का मामला चलते चलते 2019 आ गया। फिर हाई कोर्ट ने पोस्टल बैलेट और 19वें, 20वें, 21वें राउंड की और EVM की रिकाउंटिंग का आदेश दिया। इसका कारण यह था कि 203 पोस्टल बैलेट को इसलिए इनवैलिड बता दिया गया था गिनती के दौरान क्योंकि इन पोस्टल बैलेट को मिडिल स्कूल हेडमास्टर ने अटेस्ट किया था। यानी कहा गया कि ये लोग अटेस्ट करने के अधिकारी नहीं हैं, मगर हाई कोर्ट ने माना कि नहीं, इन्हें भी गेस्टेड अफसर माना जा सकता है, इसलिए रिकाउंटिंग का आदेश दिया गया। जब रिकाउंटिंग हुई तो 203 विवादित पोस्टल बैलेट में से 153 वोट अप्पाऊ को मिले, सिर्फ एक वोट जीतने वाले उम्मीदवार को मिले, बाकी 44 वोट अवैध रहे। यानी 49 वोटों से जो DMK उम्मीदवार हारे थे उनके खाते में 153 वोट प्लस हो गए। जीतने वाले को मात्र एक वोट मिला और हारने वाला 103 वोट एक्स्ट्रा पा गया। यानी जो हारे थे वो 103 वोटों से जीत गए। फिर क्या था, चुनाव जीतने वाले और हाई कोर्ट में हारने वाले AIDMK उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, काउंटिंग करते रहिए, रिकाउंटिंग होने दीजिए, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं करना है। और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लटका रहा। इसी बीच 5 साल गुजर गए, 2016 से 2021 आ गया और अगला विधानसभा चुनाव हो गया। इतना ही नहीं, 2021 के बाद 2026 भी आ गया और ये भी विधानसभा चुनाव चला गया तमिलनाडु का। यानी विवाद था 2016 से 21 वाले कार्यकाल को लेकर और ये विवाद सुलझने से पहले ही 2 विधानसभा चुनाव निपट गए। अब हाल फिलहाल में 21 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि चूंकि अब कार्यकाल खत्म हो चुका है, समय गुजर गया है, इसलिए कानूनी सवालों पर फैसला करने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं बचा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सवालों को खुला छोड़ दिया, जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं किया और कहा कि हाईकोर्ट अपना ऑर्डर पास करे। इसके बाद 3 जून 2026 को मद्रास हाईकोर्ट ने फाइनल ऑर्डर पास किया और 2016 के ADMK यानी जीतने वाले उम्मीदवार के चुनाव को वाइड घोषित किया तथा DMK उम्मीदवार अप्पाऊ को ड्यूली इलेक्टेड विधायक माना गया। हाईकोर्ट में जस्टिस जी जयचंद्रन ने शुरुआत में ही बहुत कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है,
इससे भी ज्यादा है, ये तो न्याय का बहुत ही गंभीर मजाक है। राधापुरम विधानसभा क्षेत्र के वोटरों को एक ऐसे व्यक्ति को विधायक के रूप में झेलना पड़ा 5 साल तक जो सही तरीके से चुना ही नहीं गया था। यानी हाई कोर्ट ने पाया कि गलत तरीके से पोस्टल बैलेट के वोटों को खारिज कर दिया गया, हारने वाले को जिता दिया, जीतने वाले को हरा दिया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मिडिल स्कूल हेडमास्टर्स द्वारा अटेस्टेड पोस्टल बैलेट को सिर्फ इस आधार पर रिजेक्ट करना सही नहीं था, वो भी गेजेटेड अफसर माने जा सकते हैं और उन्होंने जिन वोटों को अटेस्ट किया था वो सब वैलिड है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसको 5 साल विधायक रहना था वो तो विधायकी का सारा मजा ले लिया, जो बेचारे सही में चुनाव जीते थे वो लड़ते रह गए, गलत तरीके से जीतने वाले का नुकसान क्या हुआ और इस फैसले का फायदा क्या है? तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिस उम्मीदवार को गलत तरीके से जिताया गया उसमें उम्मीदवार की कोई व्यक्तिगत गलती साबित नहीं होती है, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। लेकिन अब चूंकि कार्यकाल भी खत्म हो चुका है तो हारने वाले को पुनः विधायक तो बना नहीं सकते, लेकिन कागजी तौर पर उन्हें विधायक बनाया जाएगा साल 2016 से 21 के लिए। और एक विधायक को जो भी पेंशनरी बेनिफिट्स होते हैं वो सब डीएम के उम्मीदवार को दिए जाएंगे। साथ ही साथ जिन्हें उस वक्त गलत तरीके से जिताया गया था उन्हें कोई भी पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 5 साल विधायक रहे, तनख्वाह वगैरह लिए, तो इस पर भी कोर्ट ने ध्यान दिया और कहा कि उस दौरान विधायक को जो भी सुविधाएं मिली सरकार की तरफ से, वेतन वगैरह, उसको वापस वसूली करना यानी मांगना व्यवहारिक नहीं लगता है, क्योंकि जब इन्हें 5 साल तक वेतन मिला तो इन्होंने विधायक के रूप में काम भी तो किया था। यानी जो गलत तरीके से जीते थे उन्हें पेंशनरी सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन 5 साल तक जो सुविधाएं मिली थी, जो वेतन मिला, उसकी वसूली भी नहीं की जाएगी, क्योंकि एक तो उनकी व्यक्तिगत गलती साबित नहीं हुई, दूसरे उन्होंने उस दौरान विधायक के रूप में काम किया था। हाई कोर्ट ने ऐसा माना। हाई कोर्ट ने डीएम के उम्मीदवार अप्पाऊ को 2016 से 21 टर्म के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड में राधापुरम के एमएलए के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया और तमिलनाडु सरकार को रिकॉर्ड बदलने का निर्देश भी दिया, यानी कागजों में हर जगह लिख दीजिए कि असली विधायक कौन था। अब आगे सुनिए, इस फैसले में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा। हाई कोर्ट में जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लगभग 6 साल तक लंबित रखा और इसके बाद भी सवालों को खुला छोड़ दिया, उनका जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तर्क दिया गया कि अब तो कार्यकाल ही खत्म हो गया है, इसलिए फैसला करने का अब कोई विशेष मतलब नहीं रह गया है। इसे लेकर हाई कोर्ट ने बहुत सम्मानजनक भाषा में सुप्रीम कोर्ट को कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत को सवाल तय करना चाहिए था, क्योंकि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की तरह ही इस मुद्दे पर पहले ही अपनी फाइंडिंग दे दिया था। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि हमने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हाई कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट की सेक्शन 86(7) याद दिलाया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन पिटीशन को जितना जल्दी हो सके सुना जाना चाहिए और कोशिश हो कि उसे 6 महीने के भीतर ही निपटा दिया जाए। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने फैसले मोहम्मद अकबर वर्सेज अशोक साहू का हवाला दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि चुनावी विवाद जल्दी निपटाए जाने चाहिए, क्योंकि अगर गलत तरीके से चुना गया व्यक्ति एक दिन भी लेजिस्लेचर में बैठता है, यानी अगर चुनावी गड़बड़ी के तहत कोई एक व्यक्ति एक दिन भी किसी विधानसभा, लोकसभा या फिर किसी भी लेजिस्लेचर का हिस्सा बन जाता है एक दिन के लिए भी, तो ये लोकतंत्र के लिए खराब है। देरी से किया हुआ फैसला कागज पर रह जाता है, उसका वास्तविक असर खत्म हो जाता है। हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि अगर अदालतें चुनाव याचिकाओं में देरी को रोकने के अपने ही सिद्धांतों की अनदेखी करती रहीं, तब तो लोकतंत्र और वयस्क मताधिकार की भावना ही कमजोर हो जाएगी और देश निरंकुश व्यवस्था की तरफ चला जाएगा, यानी ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। यानी अगर चुनाव याचिकाएं समय पर तय नहीं होंगी तो भारत निरंकुश हो सकता है। यानी चुनाव याचिकाओं को हमारी अदालतों में जिस तरह से लटकाया जा रहा है और खासकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लटका रहा है, लंबे वक्त तक लटकाने के बाद कह दिया जाता है कि अब बहुत समय बीत गया है, कार्यकाल खत्म हो गया, फैसला देने का कोई मतलब नहीं है, तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना गंभीर मामला है। जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनके पास धन बल है, वो कोई भी चुनाव किसी भी तरीके से गड़बड़ी करके, चोरी चकारी करके जीत लेंगे। इसके बाद हारने वाले के पास ऑप्शन क्या बचता है? यही ना कि वो अदालत जाएगा। अदालत जाने के बाद मामले को सालों साल लटका के रखा जाएगा। लोग देश की सबसे बड़ी अदालत में जाएं, वहां अदालत सबसे ज्यादा लंबे समय तक लटका देगी और फिर कहा जाएगा कि अब तो कार्यकाल खत्म हो गया, फैसला देने का कोई अर्थ नहीं बचता है। ऐसे में तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। वैसे भी भारत के चुनाव में धनबल का दुरुपयोग कितना ज्यादा हो रहा है, इसकी चर्चा अब दुनिया में हो रही है। गोदी मीडिया से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक सब इसी का तो उदाहरण है।
आप जरा सोचिए कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ सालों में कर क्या रहा है। इसी मामले में देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को साल 2021 से लेकर 26 तक लटका के रखा और सवाल तय नहीं कर पाया। फिर धीरे से कह दिया जाता है कि अब तो कार्यकाल खत्म हो गया है, न तो सवाल तय हुए न सवालों के जवाब ढूंढे गए। अब यहाँ एक आसान उदाहरण से समझिए कि किसी भी अपराध के लिए सजा क्यों दी जाती है। मान लीजिए कि आम ने अमरूद की हत्या कर दी। अब अमरूद के परिवार वाले अदालत पहुंचे या पुलिस के पास गए। पुलिस या अदालत कहे कि देखो भैया, अब तो अमरूद मारा जा चुका है, कुछ भी करने से अब अमरूद जिंदा तो हो नहीं जाएगा, यानी अब उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है, जीवन काल खत्म हो चुका है। इस मामले पर वाद विवाद सुनवाई फैसला करने से अमरूद वापस तो आएगा नहीं, इसलिए आम के खिलाफ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो फिर देश में कोई भी मुकदमा चल ही नहीं पाएगा। समझने वाली बात यह है कि पुलिस सिस्टम हो या फिर अदालती व्यवस्था, इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत होती है भविष्य में होने वाले अपराध और ज्यादतियों को रोकना। यदि गलत करने वालों को सजा मिलती रहेगी तो लोग आगे गलत करने से डरेंगे। कोई किसी की हत्या करने से डरता क्यों है? इसीलिए ना कि उसको सजा मिल सकती है। कोई व्यक्ति कोई भी ज्यादती करने से पहले, कोई भी अवैध काम करने से पहले डरता क्यों है? इसीलिए ना कि उसकी सजा का डर है। आप एक बार ये सारा सिस्टम हटाकर देख लीजिए कितनी अराजकता फैल जाती है। तो कुल मिलाकर यदि मूल पर ध्यान दिया जाए तो यही निकलता है कि अदालतों को यह बात कभी नहीं कहनी चाहिए कि इसका समय निकल गया, उसका समय निकल गया, कार्यकाल खत्म हो गया, अब क्या फैसला दिया जाए, क्योंकि फैसलों का और सवालों के जवाबों का बहुत बड़ा असर होता है भविष्य के लिए। अब मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी जयचंद्रन ने ये जो आदेश दिया है, गलत तरीके से जीतने वालों की पेंशन सुविधा वापस ले लिया है और गलत तरीके से हारने वालों को सुविधा दिया है, उन्हें आधिकारिक तौर पर विधायक मानने को कहा है। यह फैसला भविष्य के लिए काम करेगा। चुनाव में ड्यूटी करने वाले तमाम अधिकारी इस फैसले को ध्यान में रखेंगे। उन्हें पता रहेगा कि हमें ऐसी गड़बड़ी नहीं करनी है। मगर पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी चीजें किया है। आप सोचिए कि इस देश में तमाम जांच एजेंसियां किस तरीके की कार्रवाई कर रही हैं। जो भी सत्ता से सवाल करे, कोई डिमांड करे, आलोचना करे, उस पर भारी भारी मुकदमे लाद दिए जाते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा शिक्षाविद और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया और फिर कई महीने तक जेल में रखने के बाद चुपचाप एनएसए वापस भी ले लिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट खामोश हो जाता है। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए था कि एनएसए लगाना गलत था कि नहीं, सरकार ने पहले क्यों लगाया, बाद में क्यों हटाया। यह तय करना इसलिए जरूरी था कि सरकार आगे भी ऐसे ही मनमानी करते हुए लोगों को दबाने, खामोश करने और डराने की कोशिश न करे। ऐसे तो सत्ता में बैठे लोग किसी को भी कभी भी देश विरोधी और आतंकवादी बताते हुए मुकदमा लाद देंगे, कोई विरोध नहीं कर पाएगा, सबको जेल में सड़ा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर भले ही सरकार ने सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए हटा लिया, परंतु इससे वो 6 महीने की जेल की ज्यादती समाप्त नहीं हो गई। इससे वो सवाल भी खत्म नहीं हो गया कि वांगचुक के खिलाफ एनएसए क्यों लगाया गया और क्यों हटाया गया। कहीं न कहीं इसे सरकार में बैठे लोगों का मन और ज्यादा बढ़ जाएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पूरी सुनवाई की होती और इस सवाल का जवाब दिया होता कि एनएसए लगाना सही था या गलत था, सरकार को फटकार लगाया होता, सत्ता में बैठे लोगों को निर्देश दिया गया होता कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, जांच परख के ही एनएसए लगाना, तो शायद सत्ता में बैठे राजनीतिक लोगों और अधिकारियों पर थोड़ा बहुत दबाव होता कि गैर कानूनी काम न करें, गलत ना करें किसी के साथ। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी अदालत एक बार नहीं बार बार इस तरीके से कानून का बेजा इस्तेमाल करने वालों को छोड़ती रहेगी, सवालों को खुला छोड़ती रहेगी, तो फिर सत्ता में बैठे लोगों का मन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। वो जब चाहे जिसे चाहे गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर लेंगे। धन बल के दम पर कोई भी व्यक्ति चुनावी धांधली करेगा, चुनाव जीत जाएगा और धीरे धीरे लोकतंत्र की संपूर्ण हत्या हो जाएगी। अब आइए जरा कुछ उदाहरण सुन लीजिए, कुछ मामलों को याद कर लीजिए कि कैसे देश की तमाम अदालतें और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिकाओं को लंबे वक्त तक लटका के रखा। या तो फैसला बहुत देरी से आया या फिर फैसले आते भी हैं जो सीधे सीधे चुनाव आयोग की लाइनों को दोहराते हुए नजर आते हैं। लोगों का भरोसा कमजोर होता जा रहा है लगातार कथित रूप से। याद करिए साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आंकड़ों की गड़बड़ी को लेकर किस तरह से मामले सुप्रीम कोर्ट में गए थे और 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था तो 19 की याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कितने सारे आरोप लगाए थे, याचिकाएं लगाई गई थी। 2024 के चुनाव को लेकर भी कहा गया कि 538 सीटों पर 5,89,691 वोटों का अंतर है। सवाल उठा, पता लगाइए कि अब तक क्या हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव में आंकड़ों के अनुसार 125 से भी ज्यादा चुनाव याचिकाएं दाखिल हुई थी, यानी किसी भी लोकसभा चुनाव में अब तक के सबसे ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई, रिकॉर्ड बन गया। लेकिन जरा पता लगाइए कि कितने मामलों में त्वरित सुनवाई हुई और 6 महीने के भीतर फैसला आया। साल 2018 में न्याय भूमि की बैलेट पेपर वाली याचिका भी खारिज हो गई। 2024 के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र किया और कह दिया कि चुनावी प्रणाली बदलना कोर्ट का सामान्य क्षेत्र नहीं है।
है जब तक ठोस सबूत न हो। बैलेट पेपर वाली मांग को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। सवाल है कि आम जनता या फिर कोई भी ईवीएम के मामले में ठोस सबूत लेके आएगा कहां से, जबकि चुनाव आयोग मशीन किसी के हाथ में देता नहीं। इसी तरह 19 लाख ईवीएम मिसिंग और बैलेट पेपर वाली याचिका भी गई थी। यहां भी फैसला चुनाव आयोग के पक्ष में ही आया। याद करिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला ये जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में ही था सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त हुजूर ने कह दिया कि होली बाद सुनवाई करेंगे। कई होली गुजरने के बाद खुद को उस मामले से अलग कर लेते हैं और कहते हैं कि दूसरी बेंच इसकी सुनवाई करेगी। यानी जहां से लोकतंत्र पैदा होता है उस चुनाव आयोग के टॉप अधिकारियों के चयन का मामला इस देश के सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कितना हल्के में लेते हैं। आगे याद करिए शिवसेना के टूट का मामला, एनसीपी के टूट का मामला। शिवसेना केस में पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का लगभग 2 साल का कार्यकाल गुजर गया लेकिन फैसला नहीं हो पाया। सुनवाई के दौरान हुजूर ने बहुत कुछ कहा सुना लेकिन अंत तक जो निकला उसका फायदा सीधे सीधे कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिला। विपक्ष बार बार अब तक यह आरोप लगाता है। इसी तरह तेलंगाना में बीआरएस के विधायक जब कांग्रेस में चले गए, ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ी सी तेजी दिखती है क्योंकि यहां पर विधायक कांग्रेस में गए थे, ऐसे आरोप लगे। इसके अलावा चुनाव से संबंधित बहुत सारे मामले हैं जो अदालत में जाकर लटके रहते हैं। बंगाल में 2019 और 2024 से जुड़े कई मामले हैं। यहां पर कई सारी ईवीएम सबूत के तौर पर बंद की गई है। यानी जिन चुनाव याचिकाओं को बहुत तेजी से निपटाना चाहिए उन चुनाव याचिकाओं को अदालतें कई साल तक लटका के रखती हैं। ज्यादातर मामले कम से कम 5 साल तक लटक जाते हैं और कार्यकाल खत्म हो जाता है। इसके बाद लड़ने वाला सोचता है कि अगला चुनाव लड़े कि पिछले चुनाव के मुकदमा लड़े। और सोचिए ये धनबल वालों के लिए कितना बढ़िया उपाय है। पहले चोरी डकैती करके लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीत लो। हारने वाला तारीख पे तारीख झेलता रहेगा, मुकदमा लड़ता रहेगा, तब तक कार्यकाल ही पूरा हो जाएगा। वैसे आप लोग इस मामले में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखना यह है कि जब एक हाई कोर्ट जज ने सुप्रीम कोर्ट पर इतनी महत्वपूर्ण टिप्पणी किया है तो इसका सुप्रीम कोर्ट पर क्या असर दिखता है या फिर हलवा पूरी भारी पड़ जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।